और कम का अर्थ होता है कंपन करना, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक या पृथ्वी के बाह्य हिस्से में जब चट्टानों में कंपन उत्पन्न होते हैं तो उसको हम इस घटना को भूकंप कहते हैं, क्लियर। लेकिन सवाल ये है कि कंपन क्यों उत्पन्न होते हैं, मैं अभी यही बता रहा था, नहीं तो कंपन उत्पन्न होने की एक खास वजह है और वो है एनर्जी। अगर पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में बहुत बड़ी मात्रा में एकाएक एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी के चलते एक खास तरह की तरंगें पैदा होती है। एकाएक जो एनर्जी रिलीज होती है तो इस एनर्जी के चलते क्या होती है, बड़ी एक खास तरह की तरंगें पैदा होती हैं जिसको हम सिस्मिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मिक तरंग। ये सिस्मिक तरंग जिस चट्टानों से होकर गुजरती है उसमें एक कंपन पैदा होती है और यही घटना कंपन पैदा होने की क्या कहलाती है? भूकंप कहलाती है। अब रहा सवाल कि ये सिस्मिक तरंगें जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी के कारण पैदा हो रही थी, तो एनर्जी क्यों पैदा हुई? सवाल ये है, नहीं सिस्मिक तरंगें तो एनर्जी पैदा होने के कारण उत्पन्न हुई, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से एकाएक आ गई? तो इसके होने का 2-3 प्रमुख कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा जितना अंदर जाओगे ऊपर का प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। नीचे की चट्टान जितने ज़्यादा गहराई पर तुम चट्टान के पास जाओगे उस चट्टान पर ऊपर की चट्टानों का दबाव क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा दबाव होगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म होगी, जितना ज़्यादा दबाव होगा उतना ज़्यादा वो गर्म होगी। तो एक कारण तो ये है कि ऊपरी दबाव, नहीं दूसरा कारण ये है कि आंतरिक हिस्से में जब कहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद होते हैं तो ये अपने आप टूटते हैं और जब ये टूटते हैं तो बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं और यही एनर्जी जब एकाएक मात्रा में रिलीज होती है तो उसके कारण सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होती है और यही सिस्मिक वेव्स जो है, ठीक है, यही सिस्मिक वेव्स जो है चट्टानों में कंपन पैदा करती है और इस तरह से भूकंप के उत्पन्न होने की घटना होती है। ये क्लियर है भूकंप क्यों उत्पन्न हुआ? नहीं, सबसे पहले मैंने ये बताया कि पृथ्वी के चट्टानों में हिस्से में कंपन के उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? भूकंप। सिंपल, नहीं। अब सिस्मिक वेव्स जो उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा, सिस्मिक वेव्स चट्टानों से गुजरती है तो उसमें कंपन पैदा करती है, लेकिन रहा सवाल कि सिस्मिक वेव्स कैसे उत्पन्न होती है, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने के कारण उत्पन्न होती है। ये चलती कैसे है? तो जैसे तालाब में कंकड़ फेंकते हो और जहाँ पर कंकड़ पानी में गिरता है उसके चारों तरफ जल तरंगें घूमती उड़ती हैं और दूर तक तालाब के किनारे तक पहुंच जाती हैं। वैसे ही पृथ्वी के किसी भी गहराई पर आंतरिक हिस्से में जब भूकंप उत्पन्न होती है, जब सिस्मिक वेव्स वहाँ उत्पन्न होती हैं तो वहाँ से प्रत्येक हिस्से में उन्हीं जल तरंगों के समान दौड़ती हुई चली जाती है, ठीक है, सभी हिस्सों से होकर गुजरेंगी और उस स्थिति में क्या होगा कि हाँ पृथ्वी के सभी हिस्सों से गुजरेंगी और उस स्थिति में जो हिस्सा जो धरातल वहाँ से जहाँ उत्पन्न हुआ है वहाँ से पृथ्वी का धरातल कहीं नज़दीक होगा तो कहीं ज़्यादा दूर होगा, ठीक है। और ये चीज़ तुम ऐसे देख सकते हो कि जैसे तुम्हारा ये पृथ्वी यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होती है, ठीक है, यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होती है, यहाँ से तरंगें फैलेंगी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सबसे कम टाइम जाएगा, नहीं। तो सबसे पहले भूकंप कहाँ पहुँची? इस बिंदु पर, ए बिंदु पर, नहीं। तो यहाँ पर देखो जहाँ भूकंप उत्पन्न होती है और जहाँ सबसे पहले पहुँचती है इसको 2 अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। को नहीं लगता है। खैर चलो इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम इसको समझा लें। सिस्मिक वेव्स उत्पन्न हुई और इसके चलते भूकंप तरंग की उत्पत्ति होती है। अब ये भूकंपीय तरंगें जो होती हैं भूगर्भिक तरंगों की उत्पत्ति बॉडी 2 तरह की होती है। जब सिस्मिक वेव्स चट्टानों बॉडी वेव्स अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, जब हीट एनर्जी रिलीज होती है आंतरिक हिस्से में तो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो उसको हम बॉडी वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी वेव कहते हैं। ये बॉडी वेव 2 तरह की होती है, प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें। जो प्राथमिक तरंगें होती हैं चूँकि इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है और ये पृथ्वी के धरातल पर ऊपरी हिस्से पर सबसे पहले पहुँचती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव्स, ठीक है। इसकी गति 7.35 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से होती है, ठीक है।
कम से कम 7.35 और अधिक से अधिक 14 किलोमीटर प्रति सेकंड मापी गई है। ठीक है, ये प्राथमिक तरंगों के कुछ और लक्षण हैं। पहला है कि ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे चलते हैं। ठीक है, और चट्टानों में दबाव तथा संकुचन पैदा करते हैं, आगे पीछे धक्का देते हुए चलते हैं, आगे पीछे फिर आगे पीछे फिर आगे पीछे, इस तरह से धक्का देते हुए ये चलते हैं। और चट्टानों में इसके चलते क्या होता है, संकुचन पैदा होता है, दबाव पैदा होता है। ठीक है, इसी तरह से फैलाव भी होता है। इसीलिए इसको हम कॉम्प्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरने की क्षमता रखती है। लेकिन ये यही एकमात्र तरंग है जो पृथ्वी के सभी हिस्सों से गुजर सकती है बिना किसी बाधा के। अगर बाधा आती भी है तो इसकी गति थोड़ी कम हो जाती है। अगर घनत्व बढ़ता है तो उसकी गति बढ़ जाती है और घनत्व घटता है तो उसकी गति घट जाती है। ये नियम सभी तरंगों के साथ लागू है, लेकिन पी वेव्स इसमें सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये किसी भी क्या कहते हैं कि दृढ़ता, सुदृढ़ता, चट्टान की दृढ़ता पर चलने में सक्षम होती है। यही कारण है कि यह ठोस में तो चलती ही चलती है, द्रव में भी चलती है। द्रव में इस तरंगे गायब हो जाती है। क्यों? इसलिए कि उसमें रिजिडिटी नहीं होती है, माध्यम में रिजिडिटी नहीं होती है। द्रवीय माध्यम में रिजिडिटी नहीं होने के कारण इस तरंगे गायब हो जाती है और केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इस तरंगों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी गति 3.5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कम से कम 3.5 और अधिक से अधिक 2 गुना 6.5। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये ऊपर नीचे करती हुई आगे बढ़ती है प्रकाश तरंगों के साथ। ठीक है, अप एंड डाउन मूवमेंट करती है। ये टू एंड फ्रो मूवमेंट प्राथमिक तरंगें करती है, ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन एज ट्रांसवर्सल वेव्स और शियर वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसवर्सल वेव या शियर वेव के नाम से जाना जाता है। ये दोनों तरंगे जब किसी चट्टान से टकराती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे, तो एक नई प्रकार की तरंग पैदा करती है, एक नई प्रकार की तरंग पैदा करती है और उस तरंग को कहते हैं क्या? धरातलीय तरंग। अब समझ रहा है, ये कहीं अलग से नहीं आती है। इन्हीं दोनों तरंगों के किसी चट्टान से टकराने पर जो तीसरी प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है उसको हम सर्फेसियल वेव कहते हैं। इनकी गति सबसे कम होती है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलती हैं और ये आड़े तिरछे जिगजैग मोशन में ये आगे बढ़ती हैं। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा विनाश किसके कारण होता है? धरातलीय तरंगों के कारण। ठीक है, इसको एल वेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ठोस और द्रव दोनों माध्यम से गुजरने में सक्षम होती है। तो सरफेसियल वेव्स अकर ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी वेव एंड द इंटरनल रॉक्स। ठीक है, ये दोनों तरंगे बॉडी वेव कहलाती हैं। इस बॉडी वेव और इंटरनल रॉक्स के इंटरेक्शन अंतरक्रिया के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सरफेसियल वेव या धरातलीय वेव। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रहा सवाल की उत्पत्ति का प्रमुख कारण। अभी मैं इसी पे बात कर रहा था, सिस्मिक वेव क्यों उत्पन्न हुआ। तो सिस्मिक वेव के उत्पन्न होने के प्रमुख 3 कारण हैं। सबसे पहला तो आंतरिक भाग में जो उष्मा है वो, अगर किसी बिंदु पर उष्मा का मान अधिकतम हो जाता है तो एक तरंग को उत्पन्न सिस्मिक वेव को उत्पन्न करने की क्षमता रहता है। दूसरा, ऊपरी चट्टानों का निम्नवर्ती चट्टानों पर गहराई के साथ बढ़ता दबाव। ऊपरी चट्टानें निचली चट्टानों के ऊपर क्या करती हैं? दबाव डालती हैं, जिसके चलते निचली चट्टानों पर दबाव की अधिकता के कारण गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है अंतरतम कोर या निचले मेंटल से क्रस्ट की ओर संचलित या संवहनित होने वाले उष्मा का क्रस्ट द्वारा रोकना। परिणामतः क्रस्ट के निचले हिस्से में उष्मा का संचयन होता है, जमाव होता है और यही ज्यादा मात्रा में संचयित ऊर्जा एकाएक सिस्मिक वेव पैदा कर देती है। चौथा कारण है कि अंतरतम में उपस्थित रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण, रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन के कारण बड़ी मात्रा में उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है और यही उष्मा ऊर्जा भूकंप की या सिस्मिक वेव्स की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। क्लियर? पृथ्वी के अंतरतम में किसी भी स्थान पर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के विखंडन के कारण उष्मा ऊर्जा पैदा होती है तो उस उष्मा ऊर्जा के चलते सिस्मिक वेव्स चारों दिशाओं में दौड़ जाती है और यही भूकंप का प्रमुख कारण है। अब रहा सवाल जब भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में किसी भी बिंदु पर जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होती हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, यह है पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा और इस आंतरिक हिस्से में सबसे पहले जो तरंगे पैदा होती हैं, ठीक है,
इस बिंदु पर जो तरंग पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? फोकस। नहीं, क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है, या केंद्र, ठीक है, या इसको हाइपोसेंटर कहते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है, केंद्र या हाइपोसेंटर। लेकिन यहाँ से गुजरने के बाद ये तरंगें, ठीक है, आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ तरंगें तो यहाँ की नजदीकी धरातल पर सबसे पहले पहुंचेगी, नजदीकी धरातल पर सबसे पहले पहुंचेंगी। तो ये नजदीकी धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली जिस बिंदु पर ये सबसे पहले पहुंचता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र, अभिकेंद्र या एपिसेंटर, ठीक है, क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। तो सेंटर या फोकस और एपिसेंटर, ये चीज समझ में आया? ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है, शुरुआत में तो यही सबसे ज्यादा पूछा जाता रहा, ठीक है। अब रहा सवाल की शॉक्स की बात करें, भूकंपीय झटके आने की बात करें, तो भूकंपीय झटके जो आते हैं इसको अगर देखो तो ये भी जहां पर सबसे देखो, भूकंप जब आता है तो भूकंप के आने पर कई बार झटके आते हैं। जो झटका सबसे पहले आता है, जो भूकंपीय झटके सबसे पहले आते हैं उसको क्या कहते हैं? फोरशॉक, पूर्वकंप, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पूर्वकंप। सबसे पहले आने वाले झटके, सबसे पहले आने वाले झटके एक तरह से हमें सूचना देते हैं कि भूकंप, बड़ा भूकंप आने वाला है। और उसके बाद जो होता है बड़े झटके आते हैं जो तबाही मचा सकते हैं, और इसको कहते हैं मुख्य झटके या प्रिंसिपल शॉक। इसी में तबाही मचती है, पर पूर्वकंप में कोई तबाही नहीं मचती है, केवल एक इंफॉर्मेशन मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्वकंपन का महसूस हर किसी को नहीं होता है, क्योंकि ये झटके हल्के होते हैं, इसलिए हर किसी को महसूस नहीं होता। और इसके बाद बड़े झटके आते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल शॉक कहते हैं। प्रिंसिपल शॉक में ही सारी तबाही होती है। लेकिन भूकंप के गुजर जाने के बाद भी कुछ झटके थोड़े समय पे हल्के आते रहते हैं, और उस झटके को क्या कहते हैं हम? आफ्टर शॉक। तो फोरशॉक, प्रिंसिपल शॉक एंड आफ्टर शॉक, ये 3 तरह के शॉक हैं, ठीक है, फोरशॉक, प्रिंसिपल शॉक एंड पश्चकंप या अनुकंप, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला तुम्हारा फोरशॉक, दूसरा हो गया प्रिंसिपल शॉक, तीसरा हो गया आफ्टर। ये 3 तरह के झटके आते हैं, इसके बारे में जान लो, ठीक है। आगे बढ़े। अब रहा सवाल कि पृथ्वी के सह भूकंप और सम भूकंप, ये क्या है? तो ये देखो जी, एक साथ जब पृथ्वी के कई हिस्से पर कंपन महसूस किया जाता है, ठीक है, एक साथ जब पृथ्वी के कई हिस्सों पर एक ही समय में जब झटके, भूकंपीय झटके महसूस किए जाते हैं, ठीक है, एक ही समय पर जब झटके महसूस किए जाते हैं, तो उन सभी बिंदुओं को, मान लो कि यहाँ भी झटका महसूस किया गया, यहाँ भी झटका किया गया, यहाँ भी, तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसको क्या कहेंगे? होमोसिस्म, सह भूकंप रेखा, यानी एक साथ भूकंप महसूस किए जाने वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा, सह भूकंप रेखा। लेकिन एक ही समय पर जब एक समान भूकंपीय तीव्रता वाले या एक समान क्षति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा। भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अगर हम मापें तो मान लो कि 5 रिक्टर स्केल के जितने बिंदु होंगे उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आइसोसेलेस। समभूकंप रेखा, सम मतलब समान, भूकंप मतलब भूकंपीय तीव्रता, एक समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोसेलेस। लेकिन एक ही समय पर भूकंप के झटकों को महसूस करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? समभूकंप रेखा। क्लियर हो गया? अब रहा सवाल कि सामान्य भूकंप जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, अभी इसकी चर्चा में पहले भी कर चुका था, बॉडी वेव एंड सरफेसियल वेव। जो बॉडी वेव होता है फोकस से ऊर्जा मुक्ति के होने पर उत्पन्न होता है और पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से सभी दिशाओं में एक साथ दौड़ जाता है,
तो जो बिंदु जो धरातलीय सतह सबसे नजदीक होगा वहाँ सबसे पहले आएगा, महसूस किया जाएगा, और जो सबसे दूर होता है वहाँ पर सबसे बाद में महसूस किया जाएगा। लेकिन यही भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय चट्टानों के बीच जब अंतरक्रिया होती है तो एक तीसरे प्रकार की इंटरेक्शन के चलते एक तीसरी प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, और उसको कहते हैं धरातलीय तरंग या सरफेसियल वेव। इसकी चर्चा मैं इसके पहले कर चुका हूँ। ठीक है, तो धरातलीय तरंगें जो होती हैं धरातल के साथ चलती है। भूकंपीय तरंगों का वेग अलग अलग, एक बात और जानो कि जितने भूकंपीय तरंगें हैं इनका जो वेग होता है ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग घनत्व में, चट्टानों के घनत्व में अलग होता है। अगर चट्टानों की घनत्व बढ़ जाए, चट्टानों का घनत्व बढ़ जाए तो वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और चट्टानों का घनत्व घट जाए तो वेग क्या हो जाता है, क्लियर। यानी कि स्पीड ऑफ द सिस्मिक वेव इंक्रीजेस विद द डेंसिटी ऑफ द रॉक। ठीक है, इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ रॉक। चट्टान के बढ़ते घनत्व के साथ सिस्मिक तरंगों का वेग भी बढ़ता है, और घटते घनत्व के साथ सिस्मिक वेव का तरंग का वेग घटता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद चट्टानों का घनत्व हो गया। हाँ, भूकंपीय तरंगे जैसे प्रकाश की तरंगों में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, उसी तरह से यहाँ परावर्तन की घटना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की घटना जो होती है भूकंपीय तरंगों में भी होती है। ठीक है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण भूकंपीय तरंगे प्रतिध्वनित होकर लौट आती हैं, जबकि रिफ्रैक्शन के कारण भूकंपीय तरंगे जिस दिशा में जा रही होती है उससे मुड़कर दूसरी दिशा में पहुंच जाती है। ठीक है, ये होता है। अब रहा भूकंपीय तरंगों के टाइप तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, नहीं उसी को यहाँ पर एनालाइज फिर से किया गया है। ठीक है, इस एनालाइज को मैंने इसके पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब रहा सवाल कि भूकंप के कारण, अभी तक तो मैं ये बताया था कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक हिस्से में किसी भी कारण से जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा होती है तो इस एनर्जी के चलते सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होते हैं और वही भूकंप की उत्पत्ति का कारण होते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे पहला है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इलास्टिक प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत। ये सिद्धांत एच.एफ. रीड ने दिया था, अमेरिकी भूगर्भ विज्ञानी थे। इन्होंने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दिया था और बताया था कि भूतल पर या उसके नीचे भ्रंशों के निर्माण के कारण चट्टानों की अस्थायी व्यवस्था में अचानक पुनर्समायोजन की घटना हो जाती है। इसी पुनर्समायोजन की घटना के कारण भूकंप होते हैं। यही सिद्धांत बताता है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। दूसरा है इस आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट। ठीक है, भूसंतुलन या स्थिति समायोजन। ठीक है, ये क्षतिपूर्ति तल के सहारे, ये जो तुम भूसंतुलन चैप्टर पढ़े हो ना उसी चैप्टर वाला है। ठीक है, क्षतिपूर्ति तल के सहारे भूतल का एक हिस्सा नीचे धंसता है तो दूसरा क्या होता है, ऊपर होता है। क्लियर, तो जिससे ये भूकंपीय घटनाएं होती हैं। तो यही ये सिद्धांत कहता है कि भूसंतुलन के समय में क्षतिपूर्ति तल के सहारे कोई हिस्सा ऊपर नीचे जब होता है तो भूकंपीय घटनाएं होती हैं। इसी तरह से फॉल्टिंग की घटना, भ्रंशन की घटना के कारण भूकंपीय घटनाएं होती हैं। जैसे तुम्हारा सबसे लंबा भ्रंश 800 किलोमीटर लंबा सन फ्रांसिस्को में एड्रियाटिक भ्रंश बना था 1906 में, और उस समय इस भ्रंश के बनने के कारण भूकंप बड़े पैमाने पर आए थे, बड़ी तबाही मची सन फ्रांसिस्को में 1906 में। तो भ्रंशन की जब घटना होती है तब भी भूकंप होता है। इसी तरह से चौथा सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक। और प्लेट टेक्टोनिक में तुम ये पढ़ चुके हो कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, टकराती हैं, तो भूकंप, एक दूसरे से टूटकर अलग होती है तो भूकंप, और एक दूसरे को रगड़ते हुए दूर निकल जाती हैं, ठीक है, तो भूकंप। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें प्लेट के किसी भी तरह के मूवमेंट भूकंपीय घटना का होना अनिवार्य है। कुछ हो या ना हो लेकिन भूकंप की घटना जरूर हो। ठीक है, प्लेट मूवमेंट के कारण भूकंप होता है। इसी तरह से वोल्केनिक एक्टिविटी, जैसे ही पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जो है धरातलीय चट्टानों को तोड़कर बाहर निकलता है, ठीक है, वैसे ही उसके चारों तरफ दूर दूर तक की चट्टानों में ये तोड़ने के कारण एक कंपन पैदा होता है जिसको हम भूकंप कहते हैं। ऐसे भूकंप को ज्वालामुखीय भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखीय भूकंप। ठीक है, इसमें एक तो तोड़ के बाहर निकलने की घटना कारण हुआ, दूसरा एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के नीचे सबमर्ज करती है तो नीचे उतरने वाली प्लेट नीचे पृथ्वी के आंतरिक तापमान के कारण पिघल जाती है
और एंडोसाइटिक लावा में बदल जाती है। यही एंडोसाइटिक लावा फिर ऊपर की चट्टानों को तोड़ते हुए विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। जैसे पूरा रॉकीज और एंडीज श्रृंखला में ये घटनाएं पाई जाती हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा प्रशांत महासागर के चारों ओर प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और एक प्लेट नीचे उतरती है, जो नीचे उतरती है और बाद में पिघलती है, एंडोसाइटिक लावा कन्वर्ट होती है और तोड़ के बाहर निकलती है। और यही कारण है कि पूरे प्रशांत के चारों तरफ ज्वालामुखी की घटना के कारण इसे अग्निवलय कहा गया। चारों तरफ की पेटी जिसमें ज्वालामुखी की घटनाएं लगातार होती हैं उसको क्या कहते हैं? अग्निवलय। किसने खोज की थी जी? बेनी ऑफ जॉन ने। ठीक है, अब आ जाइए, प्लेट टेक्टोनिक में 3 तरह के किनारे होते हैं। ये आपको ने पढ़ा है, रचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा और संरक्षित किनारा। रचनात्मक किनारे में क्या होता है कि किनारा टूटता है, एक दूसरे से दूर हटता है और नीचे का मैग्मा जो होता है निकलकर किनारे पर बिछ जाता है। ये घटनाएं 25 से 35 किलोमीटर और कुछ ज़्यादा हो तो 60 किलोमीटर तक की गहराई तक हो सकती है। ठीक है, और इसमें आपको ये हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि कम तीव्रता के साधारण परिणाम वाले भूकंप आते हैं। रहा क्षेत्र की बात, तो ये भूकंप मध्य अटलांटिक में आते हैं, मध्य हिंद महासागरीय कटक में आते हैं और पूर्वी प्रशांत महासागरीय कटक क्षेत्र में आते हैं। ये कम झटके वाले भूकंप होते हैं। लेकिन आगे देखिए कि जब प्लेटें टकराती हैं विनाशात्मक किनारे के सहारे, एक प्लेट नीचे उतरती है, तो जितने ज़्यादा गहराई पर जाकर प्लेट पिघलेगी, जितने ज़्यादा गहराई पर जाकर प्लेट पिघलेगी उतने ही ज़्यादा गहराई पर भूकंप उत्पन्न होंगे। और ये 700 किलोमीटर अधिक से अधिक 700 किलोमीटर, खास करके ये 250 से 700 किलोमीटर तक की गहराई पर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं और बहुत ज़्यादा तीव्रता के कारण ये ज़्यादा विनाश करने की क्षमता रखते हैं। परिप्रशांत मेखला, उत्तर और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी किनारा तथा एशिया का पूर्वी किनारा, मध्य महाद्वीपीय मेखला में ये विनाशात्मक किनारों के द्वारा ये भूकंप, अधिकतर परिणाम वाले भूकंप जो है वो आते रहते हैं। और संरक्षित किनारा कैलिफोर्निया तक के सहारे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं, साधारण परिमाण वाले होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह से भूकंप का वर्गीकरण अब आ जाइए। तो इसी आधार पर जैसे अभी आपने देखा था 50 किलोमीटर की गहराई तक के भूकंप सामान्य भूकंप होते हैं, कम झटके वाले होते हैं। 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर वाले भूकंप माध्यमिक भूकंप होते हैं, इंटरमीडिएट फोकस वाले होते हैं। ये कुछ ज़्यादा झटके रखते हैं लेकिन इतना नहीं कि विनाश ज़्यादा हो। लेकिन 250 से 720 किलोमीटर की गहराई पर जो भूकंप उत्पन्न होते हैं इसको डीप फोकस वाले भूकंप कहते हैं। और पूरे विश्व में ऐसे भूकंप सबसे ज़्यादा झटके देते हैं और सबसे ज़्यादा विनाश करते हैं। तो इस तरह से गहराई के आधार पर भूकंप की उत्पत्ति केंद्र के आधार पर इस भूकंप को 3 भाग में बांटा गया है। इसी तरह से 3 ज्वालामुखीय, वोल्केनिक अर्थक्वेक, विवर्तनिक, तक्षणिक और पाताली भूकंपों में बांटा गया है इसको अलग। ठीक है, इस तीनों को ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो ज्वालामुखीय भूकंप में पृथ्वी की आंतरिक उष्मा के कारण उत्पन्न ज्वालामुखी के उद्गार के समय जब आंतरिक मैग्मा तेजी से बाहर निकलता है तो भूपटल में कंपन उत्पन्न करता है, तब इस भूकंप को क्या कहते हैं? ज्वालामुखीय भूकंप। ठीक है, इसमें जैसे जैसे ज्वालामुखी क्षेत्र से जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उस क्षेत्र से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि भूकंप की तीव्रता घटती जाती है। ठीक है, इसी तरह से विवर्तनिक या तक्षणिक भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप जो होते हैं भूपटल में 5 से 25 किलोमीटर की गहराई की चट्टानों पर होते हैं। इनके टूटने के कारण, घर्षण के सहारे ऊपर या नीचे खिसकने के कारण होते हैं। ये आकस्मिक भूकंप होते हैं। ठीक है, अधिक तीव्रता वाले भूकंप पाताली भूकंप कहलाते हैं, जिसकी गहराई 200 से 700 किलोमीटर की गहराई होती है। ठीक है, इसमें आकस्मिक विभंगन की घटना होती है, स्थानांतरण या पिघलाव की घटना होती है। ये विश्व के सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकंप होते हैं। रिक्टर स्केल, अब भूकंप का मापन कैसे होता है? ठीक है, तो भूकंप को मापने के लिए देखो जी, निम्न तीव्रता के भूकंप, सामान्य तीव्रता के भूकंप और तीव्र तीव्रता के भूकंप, 3 कैटेगरी में भूकंपों को तीव्रता के आधार पर रखा गया है। जो निम्न तीव्रता के भूकंप हैं वो 0 से रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, 0 से 4 रिक्टर स्केल पैमाने पर जो भूकंप आते हैं उसको निम्न तीव्रता के भूकंप कहते हैं। इसमें कोई तबाही नहीं होती है और बहुत बार तो इसको महसूस भी नहीं कर पाते। दूसरा है मेरा सामान्य तीव्रता के भूकंप। ठीक है, नॉर्मल इंटेंसिटी अर्थक्वेक, ये 4 से 6.5 रिक्टर स्केल पर जितने भूकंप होते हैं उनको सामान्य तीव्रता के भूकंप के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है,
लेकिन अगर 6 रिक्टर की तीव्रता के भूकंप होते हैं तो उसमें जनरली क्या देखा गया है कि दीवारों में क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं, कुओं के जल तल जो है, जल का स्तर वो या तो उठ जाता है या धंस जाता है, कहीं कहीं जमीन फट के नीचे का बालू निकल जाता है, पानी निकल जाता है। इस तरह की घटनाएं इसमें देखी जाती हैं, लेकिन इसमें तबाही या बर्बादी ऐसी कोई बात नहीं रहती। लेकिन दूसरी तरफ ये एक इंडिकेशन रहता है कि यहाँ के बाद से अगर और तीव्रता बढ़ी तो तबाही क्या होगी, बढ़ेगी। देखो उच्च तीव्रता के भूकंप 6.5 से 10 रिक्टर, जैसे ही 6.5 रिक्टर स्केल से ऊपर होता है या 6 से ऊपर होता है भूकंप की तीव्रता, विनाश का होना प्रारंभ। और खास करके 6.5 का अगर भूकंप आ जाए या उससे ऊपर का तो विनाश ही विनाश होता है। 6.5 आ जाए तो विनाश थोड़ा कम होता है, लेकिन होना स्टार्ट हो जाता है। 7 रिक्टर स्केल से ऊपर यह आपदा पता हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूकंप की किस तीव्रता के बाद आपदा प्रदायी हो जाता है, तो 7 रिक्टर स्केल की तीव्रता के बाद आपदा प्रदायी हो जाता है, और 7.4 रिक्टर स्केल पहुंचते पहुंचते ये महाविनाशकारी यानी कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से 3 तक कोई क्षति नहीं, 3 से 5 पुरानी इमारतों में दरार, 5 से 7 रहे तो सड़कों में दरार, और 8 से ऊपर रहे तो भवनों का भरभरा कर नीचे गिर जाए। पूरे विश्व में आज तक में जो रिकॉर्ड रखे गए हैं उनके अनुसार ये 4-5 जो है पूरे विश्व के सबसे बड़े भूकंप माने गए हैं। यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार 22 मार्च 1960 में चिली में सबसे आज तक इतनी तीव्रता का भूकंप कहीं नहीं आया, 9.5 रिक्टर स्केल। इतनी तीव्रता का भूकंप आज तक कहीं नहीं आया। ठीक है, कितने लोग मारे गए हैं संख्या नहीं दिया गया है। 27 मार्च 1964 ठीक 4 साल बाद अलास्का में 9.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। चूंकि वहाँ आबादी बहुत कम है इसलिए मृतकों की संख्या का पता नहीं चला। 1948 में रूस में भूकंप आया, 1,10,000 लोग मारे गए। 1976 में चीन में भूकंप आया, ये भी 9 रिक्टर स्केल का था, 700,000 लोग यानी 7 लाख लोग मारे गए। 26 दिसंबर 2004 इंडोनेशिया में भूकंप आया जिसके चलते 5 लाख लोग मारे गए, 9 रिक्टर स्केल का था। और यही इसी भूकंप के कारण सुनामी आई थी और भारत में बहुत सारे लोग 26 दिसंबर 2004। ठीक है सर, वो जो रिक्टर स्केल है वो कितना तक आता है, मतलब देख लेते हैं भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे करते हैं। नहीं, देखो सबसे पहले जॉन माइकल 1760 में भूकंप के अधिकेंद्र से प्रारंभ होकर तरंगों के रूप में चारों ओर फैलने वाले एपिसेंटर से दूरी के साथ इसकी विनाशक क्षमता अर्थात तीव्रता कम होती है, ये बात बताई थी भूकंप की। और इन्होंने 1755 में भूकंप के अध्ययन पर आधारित ये चीज देखी। 1902 में क्या होता है, इटालियन वैज्ञानिक मार्केली, ये माइकल थे, ठीक है। अब मार्केली जो आते हैं इटालियन वैज्ञानिक, वो जो भूकंप से विनाश होने लगा था, कितना विनाश हुआ है, उस विनाश के आधार पर, क्षति के आधार पर भूकंप को मापने के लिए एक गुणात्मक स्केल को तैयार किया कि जितनी क्षति यानी भूकंप गुजर जाने के बाद भूकंप का माप है, किसके आधार पर, तो होने वाली क्षति के आधार पर। ये मार्केली ने दिया था ये स्केल, ठीक है। यह एक गुणात्मक स्केल था, क्वालिटेटिव स्केल था, और 1 से 12 इकाइयों के बीच ये विभाजन किया था विनाश का, और उसी आधार पर भूकंप को मापने का प्रयास किया। लेकिन 1935 में इसी रिचर्ड ने लोगरिथम स्केल के आधार पर जो भूकंप द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा का मापन करने के लिए एक यंत्र का इसका आविष्कार किया, और उसी यंत्र के आधार पर देखा कि जितना ज्यादा ऊर्जा उतना ही ज्यादा कंपन, और जितना ज्यादा कंपन उतना ही ज्यादा तबाही। क्लियर? तो इसके आधार पर उसने मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक के नाम पर आधारित स्केल तैयार किया, जिसमें 1 से 9 तक की संख्याओं के बीच विभाजन किया गया था भूकंपीय तीव्रता का, ठीक है। और इसी तीव्रता के आधार पर उन्होंने भूकंप मापन स्केल बनाया, जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। इसमें प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना ज्यादा विनाश को दर्शाती है, 10 गुना ज्यादा तीव्रता को दर्शाती है। तो सबसे सही स्केल रिक्टर स्केल है, इसके आधार पर हम मापते हैं। अब रहा सवाल कि भूकंप के कारण, यहाँ पर केवल प्रकृति ही भूकंप का कारण नहीं है, मानव भी भूकंप का कारण है।
तो प्रकृति जनित भूकंप और मानव जनित भूकंप 2 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, उत्पत्ति स्थल की गहराई के आधार पर, उत्पत्ति के कारण के आधार पर और भूकंपीय तीव्रता के आधार पर। ये प्रकृति जनित भूकंपों को 3 आधार पर बांटा गया है। गहराई के आधार पर देखें तो 050, 50 से 250 और 250 से 720 सामान्य भूकंप, मध्यम भूकंप और गहरे भूकंप। अब उत्पत्ति के कारणों को देखें तो ये तुम्हारा हो जाएगा ज्वालामुखी भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, पाताली भूकंप, 3 कैटेगरी। इसी तरह से भूकंपीय तीव्रता के आधार पर देखें तो निम्न तीव्रता के भूकंप, मध्यम तीव्रता के भूकंप और उच्च तीव्रता के भूकंप। निम्न तीव्रता के भूकंप में क्या कहते हैं कि 4 से कम रिक्टर स्केल के भूकंप आते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता है। 4 से 6 रिक्टर स्केल के भूकंप मध्य तीव्रता के अंतर्गत आते हैं और इसमें सामान्य विनाश की घटना होती है, बहुत कम विनाश होता है, दरारें से पड़ती हैं। और लेकिन उच्च तीव्रता के भूकंप में विनाश ही विनाश दिखता है, 6.5 रिक्टर स्केल से 9 के बीच ये होता है। ठीक है, इसी तरह से मानव जनित भूकंप की अगर हम बात करें तो विस्फोट के आधार पर बांध जनित भूकंप, नियात जनित भूकंप, इंड्यूस्ड। ठीक है, ये 3 प्रकार के भूकंप हैं। भूकंप तीव्रता का मापन हो गया। अब रहा सवाल कि विश्व में भूकंप के सर्वाधिक बड़े क्षेत्र कौन कौन है, कहाँ भूकंप हमेशा आता है। तो पहला है परिप्रशांत मेखला, प्रशांत महासागर के चारों ओर, जिससे हम चारों ओर ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं होती रहती हैं। इस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इस पेटी को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, प्रशांत महासागरीय अग्निवलय। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस क्षेत्र में 2 प्लेटों के अभिसरण के कारण लगातार भूकंपीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है मध्य महासागरीय कटक मेखला, मिड ओशनिक रीज, मिड ओशनिक रीज। ठीक है, तो मिड ओशनिक रीज में तुम्हारा 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं, प्लेटों का फैलाव होता है, अपसरण होता है, डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, और प्रेशर रिलीज होने के कारण नीचे का मैग्मा ऊपर आके दोनों किनारों पर बिछ जाता है और इस तरह से इस क्षेत्र में ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाएं लगातार होती रहती हैं। तीसरा है मध्य महाद्वीपीय मेखला। ठीक है, तो मध्य महाद्वीपीय मेखला जो है ये पूरे विश्व में जिब्राल्टर से लेके यानी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच वाला हिस्सा, भूमध्य सागर का पूरा हिस्सा, अल्पस जिसमें आ जाता है, और हिमालय का पूरा हिस्सा, फिर इधर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली तक, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है मध्य महाद्वीपीय मेखला कहलाता है। और इसमें 2 प्लेटों के टकराने के कारण हमेशा भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, अब भारत में भूकंप की स्थिति क्या है, तो भूकंप की तीव्रता जो आज तक मापी गई है उसके आधार पर भारतीय भूकंप का मानचित्र है। ठीक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट संस्था अर्थक्वेक हैजार्ड जोन 5 अर्थक्वेक हैजार्ड जोन में बांटा गया है। वेरी लो डैमेज, ये बिंदा वाला जो देख रहे हो सबसे कम डैमेज वाले क्षेत्र है। इसके बाद तुम ये जो लाइनिंग वाले देख रहे हो इससे ज़्यादा विनाश के क्षेत्र है, लेकिन फिर भी लोग सुरक्षित हैं। इसके बाद हल्का प्लेन कलर ये जो देख रहे हो ये मॉडरेट डैमेज के क्षेत्र है। इससे भी गहरा कलर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला इधर गुजरात का हिस्सा, इधर उत्तरी बिहार, उत्तरी यूपी, उत्तराखंड, उत्तरी यूपी, उत्तरी कश्मीर, उत्तरी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब जो देख रहे हो ये हाई डैमेज का क्षेत्र है। और सबसे वेरी हाई डैमेज का क्षेत्र जितना ब्लैक स्पॉट के रूप में तुमको दिख रहा है ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, इधर बिहार का उत्तरी हिस्सा, बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा, इधर उत्तराखंड, इधर तुम्हारा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जम्मू। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये तुम्हारा सौराष्ट्र का क्षेत्र नहीं, कचकरण, ये पूरा का पूरा हिस्सा वेरी हाई डैमेज का क्षेत्र है। ठीक है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है। इसी चीज़ को यहाँ पर भी दिखाया गया है। अब रहा सवाल कि झारखंड किस स्थिति में है जी, किस में आएगा, अधिक क्षति जोन में, मध्यम क्षति जोन में। तो झारखंड जो है किस में है, मध्यम क्षति जोन क्षेत्र में है। ठीक है, क्लियर। झारखंड, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी उड़ीसा ये मध्यम क्षति क्षेत्र में है। इसी तरह से भूकंपीय आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन। अब रहा सवाल कि भूकंप से जो आपदा उत्पन्न होती है उसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो आपदा के पहले प्रबंधन कर लेना और एक आपदा के बाद कर लेना। आपदा के पहले 3 चीज़ें कर सकते हैं, आपदा आने के पहले तैयारी कर लेना, निवारण के उपाय करना और निरोध के उपाय करना। अब जैसे निरोध, मिटिगेशन के तरीके क्या हो सकते हैं, तो हम मिटिगेशन के तरीके में मकान ही ऐसा बना लें
कि भूकंपीय झटकों को झेल ले जाए, कांप के रह जाए लेकिन गिरे नहीं। जैसे जापान, चेन्नई सब में भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं। ये बड़े बड़े रोलिंग, अब इस बेंच को हम धक्का मार दें और बेंच के पैर में क्या कहते हैं बियरिंग फिट हो, तो बेंच खिसक के वहाँ तक दौड़ के चला जाएगा, बेंच गिरेगा। ठीक है, वैसे ही मकान पर जब झटके लगेंगे तो ये रोलिंग मकान को मूवमेंट में ला देंगे और मकान गिरने से बच जाएगा, सारा झटका रुक जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चूंकि भूकंप एक ऐसी घटना है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि इसके आने का पूर्वानुमान भी नहीं होता है हमारे पास। तो सबसे क्रिटिकल स्थिति तो ये है कि हम बचेंगे कैसे, कि कब आएगा और कब तबाही मचा देगा तो हमें तो पता नहीं है। तो ऐसे झटकों, हाँ, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे मानचित्रण करना। अब हमें इस मानचित्र से ये पता लग गया कि सबसे ज़्यादा भूकंप की घटनाएं कहाँ हो सकती है। क्लियर? तो हम सबसे ज़्यादा प्रयास कहाँ करेंगे? जहाँ सबसे ज़्यादा संभावना है वहाँ हर जगह इस तरह के आपदा को रोकने का, आपदा के दौरान बचाव करने का, आपदा के बाद बचाव करने के हम सारे साधन मौजूद करते हैं। अब इन क्षेत्रों में तो हमें भूकंप की कोई डर ही नहीं कि भूकंप आ भी सकता है, बेझिझक रह सकते हैं। तो हम अपना सारा फोकस किन क्षेत्रों में कर दें जो सबसे ज़्यादा ब्लैक स्पॉटेड है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा भूकंप के क्षेत्र है, इसलिए सारा प्रयास हमें यहाँ रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे एक तो चुनाव करना कि हमें कहाँ प्रयास करना है, तो हमें प्रयास वहाँ करना है जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। नहीं, दूसरी बात, भूकंप आपदा के क्षेत्रों का लगातार सर्वेक्षण और मानचित्रण करना। ठीक है, दूसरी बात कि सुविधता और जोखिम के क्षेत्र का मानचित्रण करना, जिससे हमें ये पता हमेशा रहेगा कि कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित रहता है। जो क्षेत्र हमेशा प्रभावित रहता है, ज़्यादा प्रभावित हो रहता है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तीसरा, जोखिम सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना, सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ हो रही है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, ये आंकड़े बताएंगे ना जी, तो हम उस आंकड़ों के आधार पर वहाँ पर अपना सारा जोर लगाएंगे। इसी तरह से जोखिम का विश्लेषण करना, घटना के पूर्व कथन का प्रयास करना। जैसे क्या कहते हैं कि नियोन गैस जो है एक अक्रिय गैस है, किसी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है और भूकंप के पहले रिलीज होती है। इसके अलावा धरातल में उठाव होना, धरातल का फूल जाना, ठीक है, ये सब दिखाते हैं कि यहाँ पर भूकंप होने वाली घटना, भूकंप की घटना होने वाली है। इन सब लक्षणों के आधार पर हम देख सकते हैं। आज के डेट में क्या कहते हैं कि लिडार, ये सब जो टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर कुछ हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना है, लेकिन फिर भी एक निश्चित सर्टेनिटी नहीं है। इसी तरह से ढांचागत सुविधाओं का विकास करना, अस्थायी राहत शिविर लगाना। अब देखो ये आपदा के बाद राहत का, बचाव का प्रयास करना, इसमें अस्थायी शिविर लगाना, उसमें चिकित्सा की सुविधा रखना, पानी, भोजन, कंबल, दवाई, सब सुरक्षा, संचार, बिजली आपूर्ति सारी की व्यवस्था करना, जन जागरूकता का प्रसार करना, भवनों की संरचना संबंधी सुविधा का आकलन करना। ठीक है, कि कहाँ पर बनाए गए भवन, अभी जैसे उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र में भवनों में मकानों में दरार आ रहे थे, लोगों को खाली करा के क्षेत्र से हटा लिया गया, मकान कभी भी गिर सकते हैं, मकान कभी भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हम ये चीज़ें करते हैं। इसी तरह से आपदा प्रबंधन, यानी आपदा के बाद मलों के ढेर से खोज कर निकालना, जितने लोग निकाले गए हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी देना, एम्बुलेंस से शिविर में पहुँचाना, शिविर में सारी सुविधाएं मौजूद रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम इन सब चीज़ों को करते हैं। प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव, तो प्रत्यक्ष में भूकंप से जीवन संपत्ति का नुकसान होता है, धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आते हैं, मृदा स्वरूप में परिवर्तन आता है, लिक्विफिकेशन की घटना प्रक्रिया द्वारा मृदा संकट के रूप में मृदा और अन्य संपत्ति का विनाश होता है। ठीक है, संपत्ति विनाश के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रशासनिक और आर्थिक सेवाओं में कमी आ जाती है। ठीक है, ये सारे प्रभाव हैं प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दिशाओं में परिवर्तन आ जाता है, आदमी शौक में आ जाता है, अगर कोई परिवार का सदस्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आने से आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन आ जाते हैं, संरचनात्मक सुविधाओं के विनाश के चलते सारी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं, विकास की गतिविधियां रुक जाती हैं, नहीं, ये सारी बातें होने लगती हैं। इसी तरह से अब बचाव के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे तुम्हारा अभी मैं बोल रहा था, नियोन नहीं रेडॉन, भूकंप की घटनाओं में धरातलीय सतहों से रेडॉन गैस का स्राव होता है। इसके आधार पर भूकंप की पूर्व भविष्यवाणी की जा सकती है। कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, ये सब जो है इनके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, कुछ आदिम जनजातियाँ भी हैं, जैसे हमारे अंडमान में रहने वाले कुछ जनजातियाँ हैं, सैटलेस, इनको भूकंप के आने का, सुनामी के आने का पता पहले से चल जाता है, क्योंकि प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर स्टडी करते हैं। ठीक है,
इसी तरह से धरातलीय लक्षणों जैसे ढाल तथा झुकाव में परिवर्तन आना, ठीक है, इसके आधार पर इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। ये सारी संभावनाएं हैं, पहचान है, जिसके आधार पर हम भूकंप के आने के पहले उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से हम अपना बचाव भी करने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें। तो ये था तुम्हारा